कहूँगा, लेकिन एक जिम्मेदारी का जो एक होता है, एक प्रेशर, एक भार, वो था कि भाई इस सीज़न में आपके ऊपर काफ़ी चीज़ें टिकी हुई हैं। बिल्कुल। आप चीज़ें और लिटरली आप चीज़ें ग्रो कर रहे हो। कुछ ऐसे कमाल के सीन्स इस सीज़न में लिखे थे जो ज़्यादातर अधिकतर मुझे लगता है मेरे हिस्से आए। घायल कालीन भैया को शरद ले जाता है। उस समय उसके दिमाग में ये था कि हाँ, वो एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है इस पूरी चीज़ में, तो उसका तो बचना मेरे लिए तो छोड़िए, इस पूरी कहानी के लिए, उस पूरे ये जो भी मिर्ज़ापुर का जो ड्रामा है, जो पॉलिटिक्स है उसकी, कि कौन गद्दी किसके लिए कहाँ जाएगी, वो है डिसीजन मेकर। सिंपैथी के मैसेज आ रहे हैं कि पूरा सीजन सीएम साहिबा को मतलब पटाने में लगे रहे हाथ में। ये तो एक्चुअली इतना, ये एक अलग, ये मीम इसके बन रहे हैं। माधुरी भाभी को देखो कि भाई वो तो पहले एक, फिर दूसरे, फिर तीसरे बढ़ाई, वो तो मांगलिक टाइम है क्या वो, इस तरीके का कुछ तो बड़े मीम जो भी हैं चल रहे हैं। जब शरद और माधुरी एक दूसरे से मिलते हैं और तो मुन्ना भैया ऊपर से देख रहे हैं स्वर्ग से कि अरे भाई ये हो क्या रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें काफ़ी हैं। शरद गए नहीं हैं, वो हैं। ये एक षड्यंत्र है कालीन भैया और शरद के बीच। इस बार इसमें अश्लीलता कम, गालियाँ कम, वायलेंस है लेकिन कम, बनिस्पत जो पहले सीजन में था, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म फिर भी है। आपका सबसे फेवरेट किरदार कौन सा है मिर्जापुर, आपको छोड़ के? बीना है, जैसे जो मेरी मदर हैं मेघना मलिक। फिर लंबा अरसा, लेकिन जिसको मैं आज के टाइम पे अपना एकदम जो बेस मानता हूँ, जिस इंसान से मैंने चीज़ें काफ़ी सीखी, जहाँ से शुरुआत हुई, मकरंद देशपांडे। एक तरीका होता है कि आपको डायरेक्टर और वो प्ले या वो कहानी कैरेक्टर से जोड़ती है और आप उसके इमोशन के थ्रू, वो रो रहा है, दुखी है, खुशी है, उसके थ्रू आप वो कहानी अपने अंदर महसूस करते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि वो एक ऐसी चॉइस है जो आपको अनसेटल कर देगी। अच्छा, जब हम नॉर्मल इंटरव्यूज करते हैं ना तो हम कैसे करते हैं, लेकिन जब हम मिर्जापुर देखने के बाद इंटरव्यू करते हैं ना तो अपने आप बॉडी लैंग्वेज जो है ना ऐसी हो जाती है। मैं तो देखिए पहले ही एड से बैठा तो आप तो मतलब पूरे सीजन में जो है वो आप और गुड्डू भैया भिड़ रहे हैं, आपके कंधों पर इस बार जो है मिर्जापुर की गद्दी छीनने का जो दबाव था, तो उसके बाद कंधे झुके या मतलब उठे हुए हैं अभी तक? कंधे बल्कि उठे हुए हैं और सीना भी चौड़ा हो गया। जिम्मेदारी का एक तरह से बोझ तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक जिम्मेदारी का जो एक होता है, एक प्रेशर, एक भार, वो था कि भाई इस सीज़न में आपके ऊपर काफ़ी चीज़ें टिकी हुई हैं। बिल्कुल। आप चीज़ें और लिटरली आप चीज़ें ग्रो कर रहे हो। सीज़न ग्रो हो रहा है, कहानी ग्रो हो रही है और उसके साथ साथ आपका किरदार ग्रो हो रहा है, तो ये सब चीज़ें एक साथ चल रही हैं। और आपसे उतनी उम्मीदें किरदार से स्टार्टिंग में एकदम जब शुरू होगा तो नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे किरदार बढ़ता रहेगा, कहानी में चीज़ें होती रहेंगी, अलग अलग चीज़ें आती रहेंगी, तो एक्सपेक्टेशन और ऑडियंस का इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा आपके साथ। तो वो एक जिम्मेदारी थी, उसका मज़ा बहुत लिया, जो आई थिंक काफ़ी हद तक ट्रांसलेट हुआ है अलग अलग सीन्स में, अलग अलग एक्टर्स के साथ बहुत चीज़ें एक्सप्लोर की। कुछ ऐसे कमाल के सीन्स इस सीज़न में लिखे थे जो ज़्यादातर अधिकतर मुझे लगता है मेरे हिस्से आए, जिनको करने में बड़ा मज़ा आया। जो एक आर्की टाइप कैरेक्टर्स या सीन्स होते हैं जिसमें एक आप 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर अंदर जा सकते हो, उसपे कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, लाइनों का मज़ा, सारा का हर चीज़, बहुत चीज़ें आप कर सकते हो। कंटेंट मतलब कहानी, किरदार और डायरेक्टर, ये सब और पूरा स्पेस और सीज़न आपको काफ़ी स्कोप दे रहा है कि भैया आप जितना खेल सकते हैं, जितना गहराई में जाके निकाल सकते हैं शिल्पी, आपके पास पूरा स्कोप है। तो वो रहा, और फिर जिस तरह से कहानी अपने अंजाम तक पहुंची, किरदार अपने अंजाम तक पहुंचा, और उसका जो असर अब ऑडियंस में, आप में, या जिन जिन लोगों से अब जैसे जैसे मुलाकात हो रही है, बात कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, उसका जो असर और प्रभाव देख रहा हूँ, उससे फिर थोड़ी हल्का सा छाती ये हो जाती है कि अच्छा, जब मैं सीरीज देख रहा था, मतलब मैं क्या, बहुत से लोग मिर्जापुर फैन हैं, मतलब ऐसे हैं छुट्टी लेंगे इसके लिए, रात 12 बजे आते ही बहुत से लोगों ने देख डाली और मतलब अपना जो भी व्यूज थे उसको शेयर किया। तो जब मैं देख रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई शुक्ला जी ने कालीन भैया को बचाया नहीं है, अब ये अब मारेगा तो तब मारेगा। तो जब आप पढ़ रहे थे सीजन 3
आपको लगा था जब जब आप एंड तक नहीं पहुंचे थे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं था कि अब मारेगा तब मारेगा। हाँ, वो ड्रामा ज़रूर हम प्ले कर रहे थे ऑडियंस के लिए, लेकिन जिस परिस्थिति में अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ, जो सीज़न 2 का अंत जहाँ होता है कि घायल कालीन भैया को शरद ले जाता है, उस समय उसके दिमाग में ये था कि हाँ, अचानक से इस समय एक तो सामने देखना कि यार एक आदमी घायल पड़ा है, लिटरली मर भी सकता है। उसको बचाना सिर्फ़ इसलिए भी कि वो एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है इस पूरी चीज़ में, तो उसका तो बचना मेरे लिए तो छोड़िए, इस पूरी कहानी के लिए, उस पूरे ये जो भी मिर्ज़ापुर का जो ड्रामा है, जो पॉलिटिक्स है उसकी कि कौन गद्दी किसके लिए कहाँ जाएगी, वो है डिसीज़न मेकर। ये आई थिंक कहीं न कहीं शरद को पता था कि डिसीज़न मेकर, मास्टरमाइंड, किंग मेकर तो यही है। तो किंग मैं बनूँगा, नहीं बनूँगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले किंग मेकर को तो बचाएँ। तो वहाँ से वो बात शुरू हुई और वो जिस तरह से आप देखें भी अगर आपको याद हो तो थोड़े एक असमंजस में ऐसी स्थिति में वो बचा के निकल जाता है, सीज़न वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ से शुरुआत से ही ये ज़रूर ड्रामा वो प्ले किया जा रहा था कि वो क्या कर रहा है, वो क्या करेगा, लेकिन हम जिस तरीके से, ख़ासकर मैं, जिस तरह से उसको प्ले कर रहे थे, ये कभी भी नहीं था कि ये उसको मारेगा या क्या करेगा। ये था कि जो इनिशियली उसकी कन्वर्सेशन में है भी कि कालीन भैया का हमारे साथ खड़े रहना ज़रूरी है मिर्ज़ापुर की गद्दी पे बैठने के लिए, तो वही था। और उनका ये चीज़ कि वो ठीक हो जाएँ और ये हो जाएँ, कहीं न कहीं शरद के दिमाग में ये चीज़ थी कि जो एक लेगेसी है, वो जो उसकी और उसके पिताजी की दुश्मनी हुई वो तो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं जब वो अपने बचपन में थे तो वो एक गहरे दोस्त थे, तो उसका असर उसके दिमाग में ये था कि एक लेगेसी तो है। एक हिस्ट्री है जो जुड़ी हुई है, उसके बाद कुछ हुआ, लड़ाई हुई, मतभेद हुए, अब तो रतिशंकर शुक्ला रहे भी नहीं वो सब, लेकिन क्योंकि ये दिमाग से सोचने वाला आदमी है, समझदार है, तो कहीं न कहीं उस चीज़ को लेके चलता है। लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जो-जो चीज़ें होती हैं कि भई उनको रखा है कि वो ठीक हो जाएँ, फिर उन पर अटैक भी हो जाता है, फिर उनको घर पे शिफ्ट करना होता है, घर जाते हैं। धीरे-धीरे जो-जो चीज़ें, जो-जो परिस्थितियाँ बनती हैं, उनका रिश्ता जिस तरीके से बनता है, कहीं न कहीं एक ऐसी चीज़ जो शायद शरद ने भी नहीं सोची थी, कि एक ऐसा रिश्ता बन जाएगा जो बहुत ही एक अलग-सा है, कि शायद ये एक ऐसी चीज़ है कि कालीन भैया का जो बेटा होना चाहिए था, जो उन्हें नहीं मिला, मुन्ना, बहुत अलग है उनसे। रतिशंकर का बेटा जो उनको चाहिए था, वैसा नहीं हुआ, तो वो बहुत अलग हैं। तो शरद शुक्ला और कालीन भैया कहीं न कहीं एक-दूसरे के प्रतिबिंब थे, जो वो बोलते भी हैं अंत में। तो धीरे-धीरे वो रिश्ता बनता गया, तो हमने कभी भी उसको इस तरह से ना प्ले किया और ना ही वो कहानी में ऐसा था कि शरद उनको कभी भी मार देगा या क्या करेगा। बस हाँ, ये था कि वो ज़रूरी हैं उसके लिए और वो अंत तक कभी भी, लेकिन वो एक्सपेक्ट करता है कि शायद ये डिसीज़न लें कि वो इसको चुनें गद्दी के लिए, लेकिन वो कभी भी उसको फ़ोर्स नहीं करता है, ना ही उसको ज़िद करता है उसके लिए, और यही चीज़ उसे मुन्ना से बहुत अलग करती है। सिंपैथी के मैसेज आ रहे हैं कि पूरा सीजन सीएम साहिबा को मतलब हुँ। पटाने में लगे रहे और हाथ नहीं आए? ये तो एक्चुअली इतना ये एक अलग ये मीम इसके बन रहे हैं। ये आई थिंक मीम वर्ल्ड में ये चीज़ बहुत पिक आदमी, क्योंकि मीम बड़ा ही चटकारे लेने वाला एक वो होता है। मीम तो उसी के बनते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। हाँ, वही ये एक ऐसा इमोशन है जो पब्लिक ने उठाया है। बट इसके मीम में बहुत ज़्यादा वो चीज़ बना रही है और ऐसा क्या हो गया माधुरी भाभी को देखो कि भाई वो तो पहले एक, फिर दूसरे, फिर तीसरे बढ़ाई, वो तो मांगलिक टाइप है क्या वो, इस तरीके का कुछ तो बड़े मीम जो भी हैं चल रहे हैं, जो लोग मुन्ना देख भैया रहे हैं। वाला भी कोई मीम आप बता रहे थे? हाँ, मुन्ना भैया का ये था कि एक मीम है जो मैंने देखा कि जब शरद और माधुरी एक दूसरे से मिलते हैं और तो मुन्ना भैया ऊपर से देख रहे हैं स्वर्ग से कि अरे भाई ये हो क्या रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें काफ़ी हैं, लेकिन जो सिंपैथी है वो बहुत ज़्यादा उस किरदार के लिए मैं देख रहा हूँ ऑन अ सीरियस नोट, सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ। अभी इससे पहले मैं किसी और से भी बात कर रहा था, तो वो भी एक जनरल जो एक सिंपैथी है वो शरद को लेके ये है कि यार, क्योंकि हमने एक देखा उसको एक तरीके से एक राइचियस किंग की तरह, राजा की तरह, हीरो की तरह वो कैरेक्टर खड़ा हुआ, जिसका सिर्फ एकमात्र इमोशन था कालीन भैया के प्रति और माधुरी के प्रति। और वो जो इतना अक्लमंद आदमी जिसने सिर्फ 2 दरवाजे कभी चेक नहीं किए कि यहाँ से कुछ आ सकता है, और वहीं से उसके लिए एक शॉक आता है और वहीं पे वो ड्रामा फ्लिप हो जाता है।
तो ये आई थिंक इस वजह से ये एक बहुत क्लासिकल एक चीज़ है। अगर आप शेक्सपियरियन ड्रामा भी अगर आप देखें तो वो भी उसी में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आप एक कैरेक्टर, एक किंग, एक हीरो, एक वो माउंट होता है और फिर एक ऐसी चीज़ होती है कि एंड में जहाँ से जिसकी उम्मीद नहीं होती है और वहीं पे वो चीज़ फ्लिप होती है, चाहे वो ओथेलो हो या कोई भी चीज़। अच्छा, मिर्ज़ापुर एक ऐसी सीरीज रही जिसकी कल्ट फॉलोइंग है, मतलब लोग देखते ही देखते हैं और जैसे आती है वैसे ही देखते हैं। इस बार आई, कुछ लोगों को लगा नहीं यार ये तो स्लो है, इसमें तो खून खराबा कम है, पहले लगा था कि बहुत ज़्यादा है, और फिर धीरे 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 करके अब कहीं ना कहीं लोग इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, वहाँ ऐसा हुआ था इसलिए इसको ऐसा बनाया गया है। सीजन 4 के प्लॉट को लेके कई सारी थ्योरीज ऑडियंस ने निकाल दी हैं। आप तक कौन कौन सी थ्योरीज पहुंची हैं अभी सोशल मीडिया के जरिए? तो एक तो अभी तो फिलहाल सबसे बड़ी थियरी यही चल रही है कि शरद गए नहीं हैं, वो हैं। ये एक षड्यंत्र है कालीन भैया और शरद के बीच जब कि गोली लग के कालीन भैया बच सकते हैं तो हाँ शरद भी बच सकते हैं, मतलब। और गोली कहाँ लगी है, वो उन्होंने ऐसी जगह शायद मारी है कि भाई वो घायल तो हो जाए लेकिन ख़त्म ना हो। और इनफैक्ट मैं परसों ही किसी ने मुझे भेजा, किसी ने वो ऑल्टरनेट टाइमलाइन जैसे नहीं होते वीडियोस की, उन्होंने एक पूरा किया कि क्या हुआ। उन्होंने ये किया, वो गिरा और फिर ये सारी चीज़ें गद्दी पे बैठा, फिर उन्होंने रिवाइंड किया और कहा लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि ये शायद जानबूझ के किया है और ऐसा, और ये देखिए वो जो देख रहे हैं वो एंड में उन्होंने जो लुक दिया है, तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ है। और वो पुलिस वाले को भी कहते हैं कि नहीं, उसकी बंदूक नीचे करवा देते हैं। तो क्यों करवाते हैं वो, इसके पीछे कुछ है, वो नहीं करने देते। वो पूरी चीज़ अपने कंट्रोल में रहते हैं और फिर पुलिस वाले को भी कहते हैं कि चलो, उसे भी ले जाते हैं, उसे अकेला छोड़ जाते हैं कि शायद वो यहाँ से कुछ और किसी और तरफ निकल जाए। तो ये एक थ्योरी है। उसके अलावा और कई थ्योरीज़ हैं कि उनको सेट कर देना था और लोगों में ये बताना था कि अभी ये मैंने कर दिया, लेकिन मेन क्योंकि 2 बड़े मास्टरमाइंड एक साथ आए थे सीज़न 3 में, तो अब यहाँ से जो भी सेट होगा वो यही चीज़ प्लान करेंगे, ये अभी हम नहीं बता रहे हैं। तो ऐसी कुछ थ्योरीज़ हैं। बाकी आपने जो क्रिटिसिज्म की इनिशियल बात की, वो ये है कि अच्छी बात है ये, क्योंकि किसी भी आर्ट फॉर्म में ना क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये आपने मतलब एकदम ये बात बहुत कम एक्टर्स बोलते हैं। कोई भी आर्ट फॉर्म, सी आर्ट एक ऐसी चीज़ होती है, प्योर आर्ट जिसकी हम बात करते हैं, कभी भी आर्ट आपको हमेशा खुश, एक्साइट, एंटरटेन करेगी ज़रूरी नहीं है। आर्ट आपको अनस्टेबल भी करेगी, आर्ट आपको अनसेटल भी करेगी। और आज से नहीं, ये आप आदिकाल से देख लीजिए, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो किताब हो, कहीं वो ऐसी चीज़ हो, चर्चा ज़रूरी है। आर्ट का मतलब ही है कि ये कॉन्वर्सेशन को ओपन करना। अगर आज आपको, और ये इनिशियल जैसी चीज़ कि भाई मेरा तो ये इनिशियल कॉन्वर्सेशन पहले दूसरे दिन ये रहा कि अरे यार इसमें ये चीज़ है, वैसा, ये ज़रूरी है। ये चीज़ हमें ये बताती है कि इस देश का वन ऑफ द टॉप शोज़, अगर मैं एक तरह से कहूँ द मोस्ट पॉपुलर शो, उसमें 2017 में एक कहानी बनी, वो आगे बढ़ी, सीज़न 2 आया, उसमें कुछ चीज़ें बदली, सीज़न 3 आया, किरदार बदले, दुनिया बदली और चीज़ें, लोग एक दूसरे की ज़िंदगी में लोग कम होते जा रहे हैं, लोग एक दूसरे को खो रहे हैं, ट्रेजेडी, सारा ड्रामा आगे बढ़ रहा है, कहानी आगे बढ़ रही है, किरदार बदलेंगे, कहानी बदलेगी। जाहिर सी बात है इस पे कॉन्वर्सेशन होना चाहिए और हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरे पड़ाव में जब आप आए, 2-3 दिन जब गुजर गए, जैसा आप भी कह रहे हो, अचानक से फिर ये कॉन्वर्सेशन अब शुरू हो गया कि यार इसमें ये कितनी चीज़ अलग है, इस सीज़न की टोनालिटी अलग है, इसमें ड्रामा ज़्यादा है, इसमें परफॉर्मेंस है, इसमें एक नया किरदार इस तरह से दिख रहा है, ये तो एक हीरो की तरह है। सिंपैथी, आई थिंक इम्पैक्ट वही है, क्योंकि अगर इम्पैक्ट वैसा ना हो तो जो हम बात कर रहे हैं कि शरद शुक्ला मरा नहीं है, वो तो वापस आएगा, और यार वो ऐसा हीरो था, ऐसे कैसे हो सकता है, ये जो रिएक्शंस हैं, ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस हैं, ये अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब आप किरदार से जुड़े हैं, किरदार से जुड़े हैं मतलब कहानी से जुड़े हैं, मतलब वो चीज़ आपके लिए मैटर करती है। तो मेरा ये हमेशा मानना है कि बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन है, और मिर्ज़ापुर जो इतना बड़ा शो है, अगर ये कॉन्वर्सेशन ट्रिगर नहीं करेगा कि इस पे बात हो, कि आपको लगे यार देखो, मतलब ये कितनी खूबसूरत बात है जो मैंने सुना या मुझे पता चल रहा है कि 4 दोस्त किसी कैंटीन में बैठ के बात कर रहे हैं मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के बारे में। एक कह रहा है भाई ये अच्छा था, दूसरा कहने लगे ये अच्छा। एक कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन रहा है, इससे बड़ा आर्ट क्या करेगा? बिल्कुल, क्योंकि इतना सारा कंटेंट आ रहा है, इसी हफ्ते 8
7 से 8 कंटेंट पीसीज आ रहे हैं जो प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं। शायद नाम भी नहीं पता लोगों को, अगर पूछें किसी से 7-8 के तो बिल्कुल नहीं पता होंगे, 2-3 के शायद पता होंगे। तो अगर कोई चीज चर्चा का केंद्र बन रही है तो इसका मतलब मुझे लगता है फायदा ही है। और चाहे हर उसमें तरह से कुछ लोगों को पसंद आ रही है, कुछ को नहीं पसंद आ रही है, और कुछ उसमें मतलब मैंने बड़े बड़े पैराग्राफ्स देखे हैं लिखे हुए कि लोग कैरेक्टर डिटेलिंग, मुझे लगता है राइटर उतनी डिटेलिंग में नहीं जाता होगा जो कैरेक्टर डिटेलिंग आम जनता कर रही है। मैंने देखा कमेंट में एक इंसान ने लिखा पहले दिन कि अरे भाई इसमें वो वाला जो सीज़न 1 में जो वायलेंस और जो मज़ा था और वो सीज़न, ठीक है, इस पे मैं बताता हूँ। तो किसी ने कमेंट लिखा कि भाई सीज़न 1 जिस तरीके से मज़ा था, उसमें एक भौकाल था, उसमें वायलेंस था। अब इसकी दूसरा पक्ष, सीज़न 3 रिलीज़ होने से पहले तक कोई भी कॉन्वर्सेशन हो, चाहे वो किसी जर्नलिस्ट के साथ हो, किसी पत्रकार हो, आप किसी के फैमिली में बैठे हो, दोस्त हों, आपके जो भी हों, हर इंसान यही सवाल पूछे और ये जवाब चाहे कि ऐसा क्यों, कि भाई मिर्ज़ापुर बढ़िया है, हमने देखा, बहुत अच्छा है, लेकिन वायलेंस बहुत है, उसमें गालियाँ बहुत हैं, उसमें ये बहुत है, उसमें इस तरीके की थोड़ी अश्लीलता बहुत है। और हम नहीं भाई, ये तो फिक्शनल स्टोरी है। इसका जवाब यही है जो कि सच है। इस बार इसमें अश्लीलता कम, गालियाँ कम, वायलेंस है लेकिन कम बनिस्बत जो पहले सीज़न में था, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म फिर भी है। तो ये चीज़ बताती है कि भैया चीज़ जितनी बड़ी होगी और इलैबोरेट होगी, मतलब एक्सपैंडेड होगी, उसमें चर्चा भी उतनी होगी, और चर्चा दोनों स्तरों पे होगी और होनी चाहिए। अच्छा भी होगा, अप्रिसिएशन भी होगा और क्रिटिसिज्म भी होगा। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई भी चीज़ अपने पूरे मुकम्मल फॉर्म में तभी आती है जब उसमें दोनों तरीके की बातें हों, पक्ष और विपक्ष। बिल्कुल, ये आपने मतलब बहुत दिल जीतने वाली बात कही है, क्योंकि हर चीज में जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दो पहलू होते हैं, दोनों की बात होनी चाहिए। प्रॉज एंड कॉन्स, मैं कभी जब कोई फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब मुझे लगता है मास्टरपीस है, मैं उसे 5 में से 4.5 स्टार देता हूँ। बिल्कुल। हालांकि मुझे याद नहीं मैंने पिछली बार कब दिया था, और वो मुझे मतलब लास्ट में मेरी एक लाइन है कि आधा स्टार इसलिए कम क्योंकि जिंदगी और फिल्मों में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो क्रिटिसिज्म हमेशा रहना चाहिए, और वो अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं तो हो रहा है, बिल्कुल तो देख रहे हैं, मुझे लगता है आज के वक्त में ये सबसे जरूरी है। हाँ, और ये थिएटर खाली पड़े, अब लोग जान ही रहे हैं, इतनी करोड़ों की फिल्में बन रही हैं और लोग देखने नहीं जा रहे हैं। वहां यहाँ एक सीरीज को रात 12 बजे से लेके और सुबह तक रात काली करने के बाद भले ही वो उसमें लिख रहे हैं कि यार मतलब ये अच्छा था, ये बुरा था, बट आई थिंक और आपको इतना पता चलता है, अलग चीज़ें कि आपके सामने वो ऑडियंस है जिसने 12 बजे आते के साथ ही लगातार देख के ख़त्म कर दिया, और आपके पास वो ऑडियंस भी है जिसने 3 एपिसोड, फिर रुके, फिर उसके बारे में सोचा, फिर अच्छा अब ये हो रहा है, फिर उसके बाद गए 2 एपिसोड, फिर 2 एपिसोड रह गए, रात को ख़त्म किया और 2-3 बाकी हैं, तो रात भर उसके बारे में सोचा कि यार वो देखना है क्या हुआ होगा, और फिर कंप्लीट किया। तो इस ऑडियंस की और उस ऑडियंस की जर्नी भी अलग है, और उनके जो उसका जो इम्पैक्ट है शो का उनके ऊपर वो अलग है। दूसरा, मैंने हाल फिलहाल अभी 3 दिन पहले किसी ने मुझे एक जो आजकल ब्लॉगर्स ये यूट्यूब पे कुछ चीज़ें बनाते हैं, तो कई उसके हज़ारों में व्यूज़ हैं, और वो ये है कि किसी एक इंसान ने मिर्ज़ापुर में 15 ऐसी चीज़ें जो आपने ध्यान से शायद आपके नहीं आई होंगी, उसके ऊपर गौर करने के लिए पूरा एक वीडियो बनाया है, जिसमें उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं कि भैया गुड्डू जब आता है रॉबिन के साथ, जो उसका सीन है, उसने वही कुर्ता पहन रखा है जो उसने मुन्ना के यहाँ पहना था। शरद शुक्ला बैठक से पहले उसके हाथ में एक ब्रास का हेड है, वो देख रहा है उसको और वो रख देता है, फिर कॉन्वर्सेशन शुरू होता है। तो क्या वो हमें ये बता रहे हैं कि आगे जो सीन में जो होने वाला है उसके साथ जो गुड्डू लेके आता है, क्या ये यहीं से उन्होंने लिंक दिया है? देखिए ये बहुत सारे लिंक हैं जो मेकर्स आपको दे रहे हैं, क्या आप पकड़ पाए? ये वीडियो बन रहे हैं तो इसका मतलब सीधा ये है कि भैया ये लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपका सबसे फेवरेट किरदार कौन सा है मिर्जापुर का, आपको छोड़ के, शरद शुक्ला को छोड़ के, जो आपको एज एन ऑडियंस अगर आप मिर्जापुर देखते हैं आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? फीमेल कैरेक्टर्स कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे बीना है, जैसे जो मेरी मदर है मेघना मलिक, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। और क्या होता है ना कि आई थिंक मेरे साथ भी ये होता है और सबके साथ ज़्यादातर यही होता होगा कि कम शब्दों में जो किरदार आपको छू जाए, राइट,
क्योंकि वो विजुअल मीडियम है। हम्म, आप बोल के अभिनय आप जो बोलेंगे वो तो पता चल ही रहा है, लेकिन आपको देख के इस समय जो मैं देख रहा हूँ कि आप कैसे बैठे हैं और हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे होंगे, ये जो एक इंट्रीग पैदा करता है मेरे अंदर, ये भी आपको अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे इस तरीके की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मेघना जी हैं, बीना है, रसिका, और रमाकांत पंडित, राजेश तेलंग, अरे वो मतलब बहुत ही उनके कमाल कैरेक्टर है। को भी हाँ, काफी डिटेलिंग इस इस बार बार दी है, हम्म, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं वो। इस बार एक शायर भी लॉन्च हुए हाँ, एक शायर जो लॉन्च हुए हैं, जो मतलब बहुत बढ़िया। कमाल की शायरी करते हैं वो। इस बार एक चीज आपने अगर नोटिस की हो कि जाहिर है आप तक भी सोशल मीडिया के जरिए चीजें पहुंच रही होंगी कि जिन कैरेक्टर्स की बातें पहले 2 सीजन्स में हुई थी, मेन कैरेक्टर्स जो जिनसे शुरू हुआ ये मुन्ना भैया, गुड्डू, कालीन भैया, इस बार जो और बाकी के किरदार हैं, शरद शुक्ला, सलोनी भाभी, राजेश तेलंग की आपने बात की, ठीक है, उनको लेकर के शायर हो गए जो, उनको लेकर के सोशल मीडिया पे बातें ज्यादा हो रही। बिल्कुल। और आपने बहुत सही चीज़ उठाई। कहीं पर भी देख लीजिए आप, इवन बाहर के देशों में जो जो बड़े बड़े शोज़ बने हैं जिनकी बातें होती हैं, चाहे वो गेम ऑफ थ्रोन्स हो या वो दूसरे भी कोई भी शोज़ हो, या हमारे यहाँ पे भी जो शोज़ बहुत बड़े लेवल पे जो सक्सेसफुल हुए हैं, जिनकी राइटिंग अच्छी थी, जो बनाए भी अच्छे गए थे, जब उनके सीज़न दर सीज़न आते हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे तक आप जब पहुँचेंगे तो यही होता है, कहानी आगे बढ़ती है और उसमें दूसरे कैरेक्टर्स एक्सप्लोर होते हैं और वो कहीं न कहीं कहानी से जुड़े होते हैं और फिर वो मिलके एक ऐसा पॉइंट ट्रिगर करते हैं कि फिर आपकी मेन स्टोरी, मेन कैरेक्टर्स से भी जुड़ते हैं। ये सारी चीज़ें, ये जो है, ये तालमेल बना रहता है। सीज़न 3 तक चीज़ें काफ़ी दुनिया खुल जाती है, और सिर्फ ये मिर्ज़ापुर में नहीं, ये किसी भी अच्छे शो में ये चीज़ें होती हैं। राइट, तो राइट। लाज़मी है कि ये चीज़ें यहाँ पर भी होनी थी। वो आप नई-नई चीज़ें लाते हो, नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो। इस सीज़न में हमने जैसे, मतलब इस सीज़न में तो ऐसी चीज़ हुई है, वो करेक्ट है वो लाइन, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था कि वो लाइन ट्रेलर में आई, जो कालीन भैया ही कहते हैं कि इस बार मिर्ज़ापुर में वो करवाएँगे, पूर्वांचल के इतिहास में वो करवाएँगे जो आज तक जो नहीं आज हुआ। तक नहीं हुआ। तो वो आज तक क्या था, वो बेसिकली वो शरद को बोलते हैं ये बात कि पूर्वांचल में तुमसे ये करवाएँगे जो पूर्वांचल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, कि पावर की जो सीट है उसी के 2 हिस्से कर दिए, मिर्ज़ापुर अलग, जौनपुर अलग। तो एक नया पावरफुल इंसान और एक सीट आपने क्रिएट की बतौर राइटिंग, आई एम सेइंग। तो ये सारी चीज़ें इट्स जस्ट कि आप अपनी दुनिया को और एक्सपैंड कर रहे हो। सीज़न 1 तक चीज़ें बहुत सीमित थी। कॉलेज के लड़के, आपस की ये राइट, राइट, चीज़, मुझे राइट। ये करना है, तुझे ये करना है, भैया मुन्ना भैया की खुली जीप मिल जाए तो बहुत है, फिर ये, फिर वहाँ से कहानी और थोड़ी आगे बढ़ी, 2 में और खुली चीज़ें, 3 आते-आते एक इक्वल पावरफुल कैरेक्टर, मतलब मैं तो कहता हूँ ये राइटिंग को लेके एक बहुत बड़ा एक, या डायरेक्शन को लेके एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप, जैसा आपने भी जहाँ से बात शुरू की कि गुड्डू, कालीन, ये बड़े किरदार थे जो लोगों के ज़हन में बैठे हुए हैं। इनके सामने एक दूसरा किरदार खड़ा कर देना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, और ऐसे खड़ा करना कि उसको ऑडियंस एक्सेप्ट करे और उसके बारे में बात हो। उसके बारे में बात एग्जैक्टली। तो ये मेरी या किरदार की विक्ट्री से ज़्यादा ये उस मेकर की विक्ट्री है जिसने ये चॉइस ली है। मैं बल्कि ये लीजिए आपकी कॉफ़ी आ गई है। थैंक यू जी। मैं आपको एक रिव्यू कह रहा हूँ, एक कई जगह मैंने एक कमेंट है, बड़ा लंबा सा कमेंट है, ठीक है, मैं आई सेंड अ स्क्रीनशॉट एंड विल सेंड टू यू, जिसमें इस बात को बहुत कायदे से जस्टिफाई किया गया है कि ये सीजन पहले 2 सीजन से बेहतर है। उस आदमी ने, मतलब वो कौन है मुझे नहीं पता, वो एक आम दर्शक हो सकता है या कोई लेखक हो सकता है, उन्होंने इतनी अच्छी डिटेलिंग की है ना, मैं भी पढ़ रहा था तो मैंने कहा यार क्या कमाल का लिखा है, मतलब जो पढ़ लेगा उसको और अगर उसने फॉलो किया है तो वो कहीं ना कहीं वो उसके 2 थॉट्स हो जाएंगे कि हाँ क्या वाकई में ऐसा है। तो ये भी है, तो मुझे लगता है अच्छा चर्चा हो रही है, इससे बेटर तो कुछ जी और नहीं, चाहिए बहुत नहीं। सही है। और लोगों ने मतलब ये यहाँ तक कहा है कि भाई मतलब कई लोगों ने तो सीज़न 2 से बेटर बताया, सीज़न 3 में ज़्यादा मज़ा आया उन्होंने कुछ चीज़ों पे, यही जैसे उसका ड्रामा ज़्यादा बड़ा है, वो बड़ा लगता है, विजुअली बहुत अच्छा है, इस बार स्केल बहुत बड़ा लगा है शो का। और ये चीज़ें कि भाई एक बहुत कमाल की चीज़ थी, जो बहुत ही ज़मीनी बात है कि भाई कहानी शुरू हुई है वहाँ से, मिर्ज़ापुर से, यूपी, बिहार से, लेकिन अब ये शो 2018 में बना, उसके बाद दुनिया कितनी बदल गई, समाज दर्शक कितना बदल गया, बदल गया, viewing दर्शक experience बदल कितना गया। कुछ बदल गया।
आपकी कहानी को बदलना पड़ेगा। अब आपको जाना पड़ेगा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में, जहाँ पे ड्रामा धीरे-धीरे चलता है और फिर वो एक जगह आके पीक करता है। राइट। फिर वो ट्रिगर होता है। फिर उसके बाद कोई चीज़ होती है, उसका इम्पैक्ट होता है, वो आगे बढ़ता है, फिर धीरे-धीरे चीज़ें चलती हैं, जुड़ती हैं, करती हैं। तो वो एक फॉर्मेट है जो ज़्यादातर आज की ऑडियंस को अपील करता है। अगर आपको इवन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में भी अगर अपनी चीज़ को आपको अपील करवाना है, जो आप बना रहे हैं, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कई लोगों ने सीज़न 3 पे वो चीज़ें पॉइंट आउट की हैं कि इसमें ये चीज़ें हैं। तो मतलब सारी कुल मिला के बात ये है कि माहौल बहुत खुशी का है। माहौल जम गया है। सैटिस्फाइड, हाँ, माहौल जम गया। माहौल तो जम सबसे गया। बड़ी बात है कि माहौल जम गया है, उसमें हर तरह खुशी भी है, गम भी है, गोली भी है, गाली भी है। अच्छा, वैसे आपको रियल लाइफ में गाली वाली देते हैं? बहुत कम। बहुत कम। डिसेंट आदमी है। नहीं है हमारे ऐसा। डायलॉग इसी का है ना कि नाना पे मत जाना, नाना हमारे बहुत डिसेंट फैमिली से। इन दिनों आप माने ये नहीं, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मैं रात को ऐसी मेरा मूड थोड़ा वो हुआ, तो मैंने ऐसे ही दोबारा लगा लिया मिर्जापुर। मतलब मैंने कहा ये देखते हैं, वो देख के जो है थोड़ा सा मैंने देखे 1-2 एपिसोड और एकदम चार्ज अप हो गया। तो ये इस सीरीज की खासियत है, ये आपको कर देती है। अच्छा, नॉट टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, आपको एक्टिंग के कीड़े ने कब काटा था? When you thought एक्टर बनूंगा? मुझे बहुत धीरे-धीरे, अगर आपके ही ज़बान में मैं उसका जवाब दूँ, तो वो कीड़ा काट रहा था, मुझे बहुत लेट पता चला कि अच्छे तो बहुत टाइम से काट रहा है। फिर मैंने उसे नोटिस किया। मैं एक्चुअली बचपन से ही देखिए सिनेमा का बहुत शौक था, फ़िल्में देखने का शौक था कि फ़िल्में, ये दुनिया एकदम ऐसे जादू का। आपने वो फ़िल्म देखी होगी सिनेमा पैराडीज़ो, एक बहुत बड़ी फ़िल्म है। उसमें एक बच्चा है जो प्रोजेक्टर रूम से फ़िल्में देखता है और उसको कुछ अलग ही दुनिया दिखती है उसमें। तो वही वैसा सा ही था कि आपको फ़िल्में दिख रही हैं, आप देख रहे हो शक्ति, दीवार, काला पत्थर और ये सारी चीज़ें, और ऐसी फ़िल्मों के किरदार, ड्रामा और सब कुछ। तो वहाँ से चीज़ें शुरू हुई। उसके बाद फिर करते-करते अपने जीवन में हम क्योंकि आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो ऑब्वियसली आपके पास इतना ज़्यादा जोश नहीं होता है कि आप ये सोचें कि अच्छा ऐसा है कि हमने अब कॉलेज कर लिया है, अब हम एक्टर बनेंगे। आप अपनी जद्दोजहद में लगते हो और आगे बढ़ते हो। कब बनना क्या था आपको उस टाइम? पता नहीं, मैंने तो ग्रेजुएशन कैसे ना कैसे ख़त्म की, फिर मुझे ये था कि अब मुझे जॉब वॉब कुछ करना है करते-करते, लेकिन मिल नहीं रही थी चीज़ें। तो तब मेरा अचानक से मेरे अंदर ये चीज़ें डेवलप हुई कि यार मुझे क्योंकि रुचि है, मन है, तो करता हूँ। और मेरे सामने आई थिंक ऐसा कुछ इत्तेफाक भी हुआ कि मैंने एक देखा कहीं कोर्स है 1-1.5 साल का फ़िल्म मेकिंग के ऊपर, तो मैंने कहा ये करता हूँ। तो मैंने वो कोर्स किया जिसमें मुझे टेक्निकल एस्पेक्ट, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन, ये वो सारी चीज़ें, उसकी कमाल की क्लास होती थी कि भाई हम फ़िल्म अप्रिसिएशन बोलते थे उसको, कि वर्ल्ड सिनेमा देखते थे और उसमें चर्चा होती थी। तो वो मेरे लिए खूबसूरत पल थे उस क्लास के, उस दिन के। और मात्र मेरी जो भी मैं कोर्स कर रहा था वो तो 3 घंटे में ख़त्म हो जाता था, सुबह से लेके दोपहर तक जो भी है। लेकिन मैं पूरा दिन रात तक वहीं पे रहता था। कभी इस क्लास में बैठ गया, वो एकदम जो बात है ना थ्री इडियट्स की, जो आमिर का कैरेक्टर कहता है कि भैया ज्ञान हर जगह से आ रहा है, कहीं से भी ले लो। तो कभी सिनेमेटोग्राफी की क्लास में बैठ गया, कभी कुछ कर लिया, कभी ये देख लिया। और करते-करते फिर बस फिर वहाँ से एक इंटरेस्ट बना, और उसके बाद एक और फिर निकले तो एक इंटर्नशिप की कोई नौकरी मिल गई। एक कैमरा डिपार्टमेंट में एक मैं अटेंडेंट टाइप था, तो वहाँ पे रहा बहुत टाइम तक। एक बहुत मशहूर सिनेमेटोग्राफर थे जिन्होंने सुभाष घई के साथ काम किया है, कमलाकर राव, उनके साथ इंटर्न था मैं। करते-करते फिर मैं एडी बना। यहाँ तक होते-होते, एडी तक होते-होते मुझे इतना एक्सपोज़र हो गया था मेकिंग का, कैमरे के पीछे का, तो मैं एज़ एन एक्टर एग्ज़ैक्टली मुझे क्या करना है और क्यों करना है, मेरे को तब तक समझ काफ़ी आ चुकी थी। तो जब मैंने ये सोचा कि यार मुझे ये चीज़ एक्साइट करती है, मुझे करना है, मैं तब रीडिंग किया करता था एक्टर्स के साथ ऑन सेट, ये सब कुछ। तो इंटरेस्ट तब और ज़्यादा पुख्ता होने लगा कि हाँ यार ये करना है। लेकिन उसके बाद मैंने ये सोचा कि भाई अगर ये करना है तो इसको पहले सीखना होगा। तो फिर पता किया कैसे क्या, तो हमने कहा कि भैया वैसे तो NSDA FT आया है, लेकिन वहाँ पे अब कैसे क्या करेंगे वो। तो हमने कहा कि एक दूसरी चीज़ है, बम्बई में अगर आप हैं तो बम्बई में पृथ्वी थिएटर से बड़ा मक्का मदीना नहीं है किसी के लिए। तो वहाँ पे मैंने थिएटर करना शुरू किया। तो इनिशियली मैंने कई लोगों के साथ किया, मानव कौल और आकर्ष खुरानायक हैं उनके साथ। फिर लंबा अरसा, लेकिन जिसको मैं आज के टाइम पे अपना एकदम जो बेस मानता हूँ, जिस इंसान से मैंने चीज़ें काफ़ी सीखी, जहाँ से शुरुआत हुई,
मकरंद देशपांडे। मैक्स सर के साथ मैंने कुछ 6-7 साल लगातार प्लेस किए उनके, काफ़ी मतलब हम साथ ही में रहते थे, क्या बन रहे हैं क्या कर रहे हैं, जिन नाटकों का मैं हिस्सा नहीं हूँ उसके साथ भी मैं रहता था कि रिहर्सल हो रही है, ये सारी चीज़ें सब कुछ, तो वो पूरा प्रोसेस चला लंबा। तो ऐसे करते 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 आपको ये होने लगा कि आपको कहीं ना कहीं ये लगा कि यार आपको अब थोड़ी क्राफ्ट की और थोड़ा जो काम आप करते हो उसकी थोड़ी समझ है, आप उसको सिर्फ एक फैसिनेशन और एक एक्साइटमेंट से नहीं देखते हो कि अरे ये, आपको थोड़ी टेक्निक का भी अंदाज़ा है, आपको थोड़ा ये भी पता है, थोड़ा वो भी पता है, तो आप थोड़े आई थिंक कॉन्फिडेंट और थोड़े स्थिर हो जाते हो, स्टेबल हो जाते हो अपनी अप्रोच में। तो वैसा रहा, फिर धीरे-धीरे चीज़ें शुरू हुई, कुछ चीज़ें हुई, नहीं हुई, करते-करते स्लम डॉग मिलियनेयर में भी आपने काम किया? जी, वो मेरी वो कैसे पहली मिली थी? फ़िल्म थी मेरी, पहली बार मैंने कैमरा फेस किया था उसमें। वो ऐसे ही मिली कि भाई ऑडिशन चलते थे, तो पता चला कि कोई ऐसी इंडो फ़िल्म बन रही है, मतलब क्रॉसओवर फ़िल्म टाइप, स्मॉल बजट की। तो हमने दे दिया ऑडिशन। तो ऑडिशन तो पहले जो ऑडिशन दिए थे वो मेन कास्ट के लिए कर रहे थे, तो उसकी उम्र थोड़ी बड़ी थी, 20-25 साल, 24 साल ऐसी थी। लेकिन फिर बाद में वो 16-17 साल हो गई, तो वो तो खैर ख़त्म। फिर उनकी जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं लवलीन टंडन, उनका फ़ोन आया बाद 2-3 महीने बाद कि भाई मैं अपने कुछ छोटे-छोटे पार्ट्स हैं, तो मैं अपने जो भी दोस्त हैं जिन्हें जानती हूँ, उन्हें कह रही हूँ कि कम, एक्सपीरियंस अच्छा होगा ये वो, डैनी बॉयल के साथ। अब हमें तो पता नहीं, हम ऐसे उस समय ये कि हमने पता तो था 1-2 फ़िल्में जो उन्होंने की है, लेकिन ऐसा नहीं था कि डैनी बॉयल। हम हाँ, ठीक है, कर लेते। कर लिया, उसके बाद जब वो फ़िल्म आई 1 सवा साल बाद, तो स्लम डॉग मिलियनेयर हो गई वो। और फिर जब उसको बेस्ट, कई ऑस्कर मिले, लेकिन जब उसको बेस्ट फ़िल्म का ऑस्कर मिला, तो उससे सबसे ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बेस्ट फ़िल्म का अवार्ड सबका होता है। सबका होता है, फिल्म उसमें तो सबकी हाँ, है। सब, तो उसमें हर आदमी अपना एक कंट्रीब्यूशन जो है उसको सेलिब्रेट करता है उस चीज़ के लिए। तो वो था, बाकी फिर वो वैसा हुआ, फिर वहीं से चीज़ें टीवी शुरू। आल्सो यू वर्क? टेलीविज़न मैंने किया, वाईआरएफ ने एक नया विंग खोला था पहले, तो मैंने उसी के दौरान जो शोज़ वो कर रहे थे वहीं किया। उसके अलावा टेलीविज़न में उतना ज़्यादा कभी मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं शायद टेलीविज़न के लिए फ़िट नहीं था। वो मुझे धीरे-धीरे पता चला, क्योंकि मेरा एक प्रोसेस था कि मैं शायद ऐसी चीज़ बनाने में इंटरेस्टेड हूँ, या शायद मैं बना पाता हूँ जिसमें थोड़ा समय लगता है। राजमा आपने भिगोए रात भर, सुबह तक वो गलेंगे, फिर उसके बारे में बढ़िया उसका मसाला देख-दाख के ये करके बनाया जाएगा। फिर उसमें मैं सोचूँगा कि अच्छा ठीक है, ये तो बना दिया जो क्लासिक तरीका है, लेकिन इसमें मैं क्या डालूँ? ये मैंने डाला। तो वो, और हो सकता है अच्छा बने, हो सकता है ना भी बने, लेकिन कोई बात नहीं, हमने प्रयोग किया, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन अमूमन ऐसा, सारी अगर आपकी चीज़ें सही होती हैं तो होता है 90% सही बना होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया कुछ 24 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे ऐसी है। अब ये मेरा तरीका है। अब मैं खट से, ये आप मुझे बोलिए कि ये बना दीजिए कुछ तुरंत मैगी टाइप, तो वो मुझे लगता है कि यार नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है, मेरा पेट भी खराब हो जाता है, लेकिन आपको पसंद है आप खाइए, मैं नहीं हूँ उसके लिए। तो वो वैसा था कि मेरा प्रोसेस ऐसा, मतलब ऐसा सा था कि वो मैं कभी उसमें देखता था कि नहीं, क्योंकि वो एक स्पॉन्टेनियस चीज़ है कि आज अभी आया, अभी किया, ये परोसा, ये पहुँचा। तो मैं उसमें ज़्यादा कभी इन्वॉल्व नहीं हो पाया प्रिपरेशन में यकीन कि रखते हैं कि हाँ, भैया आराम से कैरेक्टर में घुसूंगा, मैं उसके साथ फिर रहूँ, करूंगा। कि क्या है, कैसा, वो एक प्रोसेस होता है, वो वाली चीज़। अच्छा, मिर्जापुर कैसे मिली थी? मिर्ज़ापुर मिला, हम उस समय एक दूसरा शो बन रहा था, ये वो तब की बात है 2017 में, जब हल्का-हल्का एंटरटेनमेंट ऐसा चेंज हो रहा था। सॉरी। ये फिर से ले लें सवाल। हाँ, मिर्जापुर कैसे मिली? मिर्ज़ापुर ऐसे मिला कि जब धीरे-धीरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और व्यूइंग एक्सपीरियंस बदल रहा था, लॉन्ग फॉर्मेट आ रहा था, तो एक शो बन रहा था क्रिकेट के ऊपर, इनसाइड एज। हमने ऑडिशंस वगैरह हम दे रहे थे हर चीज़ों के लिए, उसके लिए हमने दिया, और ऑलमोस्ट उसमें एक प्राइमरी रोल के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैं कर भी रहा था कन्फर्मेशन वगैरह, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट में किसी वजह से वो नहीं हुआ, और फिर किसी दूसरे एक्टर ने किया, क्योंकि वो उनको चाहते थे। इससे हम बड़े दुखी कि भाई अरे ये तो होने वाला था, और तब तो ऐसी चीज़ लगती थी ब्रेक, कि अरे यार ये तो ब्रेक था, क्योंकि ब्रेक है और ये मिल जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक्सेल एंटरटेनमेंट, इतने बड़ा कंपनी और अच्छे लोग, अच्छी चीज़ बन रही है, अच्छा रोल,
नहीं हुआ, खैर जो भी। उसके बाद पता चला कि एक दूसरा शो बन रहा है जो इस तरीके का हार्टलैंड का है, और उसमें अच्छे स्क्रिप्ट सुनने में आ गया था कि किसी भी अच्छी चीज़ को जब वो उसकी कास्टिंग भी शुरू होती है तो खबरें आने लगती हैं कि वो अच्छा है भाई, उसमें वो फलना एक्टर हैं, ये है वो है सब। तो मेरी एक दोस्त है रसिका रसिका दुग्गल, बिल्कुल, बीना वो, भाभी। हाँ बीना भाभी, तो वो कर रही थी वो चीज़, मुझे पता चला कि स्क्रिप्ट अच्छी है, फिर पता चला कि पंकज जी भी कर रहे हैं, तो ऐसा लगा कि यार ये कुछ अच्छा बन सकता है। और हमेशा से ये एक चाहत थी अंदर एज एन एक्टर कि यार रोल भले ही अभी बड़े नहीं मिल रहे हैं, छोटे जो भी जैसे हैं, लेकिन अच्छे कंटेंट से और अच्छी कहानी से जुड़ें, तो वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आप क्रेडिबिलिटी से आप जुड़ते हैं। कोशिश की, अभिषेक बैनर्जी जो कास्टिंग करते हैं वो दोस्त भी हैं, तो उनको ज़बरदस्ती बोला कि भाई हमें ऑडिशन करना है, मेन रोल के लिए ये करना है, जानते हुए कि भैया शायद मेरा टेम्परामेंट या जो कास्टिंग के हिसाब से मैं फिट नहीं हूँ, लेकिन करना है, कर तो लो, क्या हो गया, मना कर देना, कर लो, लेकिन कर भी लिए। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हुई नहीं। एक दूसरा रोल था, उसमें उनको उम्र में थोड़ा बड़ा एक्टर चाहिए था, कुल मिला के वो चीज़ें नहीं हुई। हमने कहा भैया हो गया, ये भी नहीं मिल रहा। 15-20 दिन पहले शूट से फ़ोन आया कि भाई आप, एक छोटा सा रोल है, फ़िलहाल इस सीज़न में एक ही सीन है, लेकिन मुमकिन है अगर आगे बढ़े तो बढ़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, पढ़ा सीन, तो सीन में वही है, थोड़ी एक अपनी वो चीज़ काम आई कि कहीं पढ़ा था या सुना था कि जो अच्छी स्क्रिप्ट या अच्छा सीन आप उसको कह सकते हैं जिसमें एक प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल और एंड हो। वो सीन पढ़ के मुझे ये लगा कि यार ये कैरेक्टर एक नया इंट्रोड्यूस होता है, वो अपनी बात कहता है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट भी है कि जो बाप चाह रहा है वो ये नहीं करना चाह रहा है, उसको एक सजेशन भी दे रहा है, सजेशन दे रहा है जो वन ऑफ द बिगेस्ट कैरेक्टर्स हैं कालीन भैया के लिए कि भैया आप न्यूट्रल ग्राउंड पे ही करिए, मुन्ना के लिए कह रहा है उस पर टाइम मत वेस्ट कीजिए, वो एक कमज़ोर कड़ी है। तो एक कैरेक्टर जो सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर वो इतनी बड़ी बातें कर रहा है तो राइटिंग अच्छी है, और अगर इस सीन की राइटिंग अच्छी है तो पूरे शो की क्या होगी। तो ये सोच के हमने वो तुरंत करना मंजूर किया, उसको किया, ख़त्म किया, भूल गए। जब शो आया तो शो वो था, और शो में एक सबसे बड़ी बात हमारे कैरेक्टर के लिए ये हुई कि भाई वो बहुत बड़ा प्रॉमिस कर दिया उन्होंने सीज़न 2 के लिए, जो जो हेड शेविंग वाला जो सीन है कि कुछ और आगे बढ़े, क्या बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन वो चीज़ जो फिर हर सीज़न में होने लगी आगे भी कि एक एंड में वो छोड़ देना, तो वो इतना बड़ा प्रॉमिस हो गया सीज़न 2 के लिए कि ये कैरेक्टर तो आएगा। तो बस फिर वैसे कहानी शुरू हुई, फिर सीज़न 2 आया, फिर उसमें इन्वॉल्व हुए कि कैसे क्या कितना करें, क्या प्रेप करें, बस फिर वहाँ से सीज़न 3 हुआ। तो ये मुझे लगता है कि आपने ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने जो पर्दे के पीछे काम सीखा उसकी ही वजह से था कि आपको कहीं ना कहीं समझ में आया कि ये एक सीन जो है ये कहाँ जा सकता है। हाँ बिल्कुल, मतलब मेरा ख्याल है, देखिए वैसे तो इस फील्ड में या जीवन में भी आप कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा सीखते हैं, मुझे ये लगता है कि क्रिएटिव फील्ड ऐसी है, बतौर चाहे आप एक्टर हैं, राइटर हैं, ओरेटर हैं, डायरेक्टर हैं, अगर आपका ज़िंदगी में एक्सपीरियंस एनरिचिंग है तो वो आपका क्रिएशन में भी आएगा ही। मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत ही टैलेंटेड, अक्लमंद, सेंसिबल राइटर, एक्टर, डायरेक्टर अमूमन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बेवकूफ़ होगा। वो वहाँ पे भी एक ठीक-ठाक अकल से चलने वाला इंसान, सूझबूझ रखने वाला ही होगा, अगर वो एक्टर अच्छा है तो। तो हाँ, वो है, मतलब क्योंकि एक तरीके का एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी चीज़ें सीखने की एक कोशिश थी हमेशा से, आज भी है, तब बहुत ज़्यादा थी। और क्योंकि तब और कोई आप इंसेंटिव नहीं ढूँढते थे, आपको पैसे कितने मिल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या होगा इसका फ़ायदा, कुछ नहीं है। भाई ये कोई नई चीज़ है, सीखने में एक्साइटमेंट है, बस ये इसी में पूरा दिन इसी में लगा हुआ है। तो कहीं न कहीं उन सब चीज़ों का एक वो फ़ायदा तो होता ही है, आपके पास एक वो एक एक्सपीरियंस ही है, मेरा ख़्याल है, जो इंसान को कॉन्फिडेंस देता है या नहीं देता है। तो हाँ, मतलब उन चीज़ों का तो बहुत एक वो रहा। लास्टली वो सवाल जो अब आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, मैं शुरू कर देता हूँ, हालांकि हो सकता है शुरू हो भी गया हो। सीजन 4 पे क्या अपडेट है? सीज़न 4 पे अपडेट तो अभी तो खैर मतलब अभी सीज़न 3 हुआ, ये सीज़न 3 अपडेट ये है कि एक बहुत बड़ा एक ऐसी चीज़ पे हमने कहानी को रोका है कि
मतलब मुझे लगता है कि नॉट बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ इट, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सीज़न 1 की एंडिंग भी ड्रामेटिक थी, 2 की भी ड्रामेटिक थी, लेकिन 3 की जो एंडिंग है वो इतना ज़्यादा ड्रामा लेके ख़त्म हुआ है कि इसके आगे मतलब चीज़ें इंटेंस, ड्रामेटिक, डार्क या कुछ अलग ही होंगी। इट्स बेसिकली जो बोलते हैं ना कि अब आप ऐसी दिशा में चले गए, अब वहाँ से वापस तो नहीं आ सकते वाली जो बात होती है कि यार अब आप बहुत अलग चले गए हैं। और जिस ड्रामा में और जिस तरीके से आपने माउंट की एक चीज़, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। खैर मतलब अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हमने पहले भी किरदारों को मिर्ज़ापुर की दुनिया में जाते हुए देखा है, लेकिन जिस तरह से इस बार इस किरदार को माउंट किया या उसकी जो ट्रैजेक्टरी रही बेसिकली माउंट क्या किया, वो बहुत ज़्यादा एक आर्कीटाइप जो एक कैरेक्टर होता है, चाहे वो अगेन जैसे क्या, चाहे वो किसी शेक्सपियर का एक कैरेक्टर हो, चाहे वो ओथेलो हो, चाहे वो बाहुबली हो, कि एक राइचियस मैन जो कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ते 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 वो इतना होता है, एंड देन दैट कैरेक्टर मीट्स अ ट्रेजेडी। तो ये बहुत ही एक क्लासिकल ट्रैजेक्टरी है कैरेक्टर की। तो ये पहली बार हुआ एंड द ओनली कैरेक्टर परहैप्स कि सबको चाहिए था कुछ ना कुछ। बबलू को शायद कुछ चाहिए था, IAS ये वो, लेकिन हो नहीं पाया। किंग ऑफ मिर्ज़ापुर जो हो सकते थे मुन्ना भैया, वो पूरी ज़िंदगी उन्हें वो चाहिए था, लेकिन फाइनली उन्हें वो नहीं मिल पाया। मेरा ख्याल है एक ही कैरेक्टर है फ़िलहाल जिसकी ट्रैजेक्टरी जो थी उसने वो पूरी की, कि उसको हमेशा से स्टार्टिंग से हमें मिर्ज़ापुर चाहिए शरद, जो उसके पिताजी उसे बोलते हैं, वहाँ से वो शुरू की एंड फाइनली वही है जो बैठा है गद्दी पे। ऑब्वियसली इस दुनिया में और ड्रामेटिक उसमें देयर इज़ अ प्राइस विच यू हैव टू पे, बट उसने अपनी जर्नी कंप्लीट की। तो जिस मकाम पे इस समय सीज़न 3 है, इसके आगे तो मतलब वो जैसा कि मैंने कहा कि इट्स नॉट टर्निंग बैक। अब यहाँ से चीज़ें इंटेंस, ड्रामेटिक, डार्क और कुछ अलग ही जाएंगी हैं। तो इंतजार रहेगा उसका। फिलहाल तो आप सीजन 3 की सक्सेस को अच्छे से एंजॉय कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। मीम्स देखिए, रील्स देखिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मजा आया आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मुझे मच। सबसे अच्छी बात ये लगी कि यू आर वन ऑफ दोस फ्यू एक्टर्स हु थिंक कि क्रिटिसिज्म भी जरूरी है। बिल्कुल। आई थिंक ये जब किसी इंसान में होता है, एक्टर नहीं, किसी भी इंसान में होता है, तो आई थिंक इट गोज अ लॉन्ग आपको वो वे। समझना चाहिए, यू नो, आर्ट क्रिटिसिज्म और अप्रिसिएशन दोनों लाती है। इसको मैं एक छोटी सी बात से ख़त्म करूँगा कि इवन अगर आप क्लासिकल थिएटर में जाएं, 2 टेक्निक्स होती हैं, एक स्टैनिस्लावस्की है, एक ब्रेथ है। थिएटर में भी 2 तरह से जब ये शुरू हुई थी चीज़ें, हिस्ट्री में भी एक तरीका होता है कि आपको डायरेक्टर और वो प्ले या वो कहानी कैरेक्टर से जोड़ती है और आप उसके इमोशन के थ्रू, वो रो रहा है, दुखी है, खुशी है, उसके थ्रू आप वो कहानी अपने अंदर महसूस करते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि वो एक ऐसी चॉइस है जो आपको अनसेटल कर देगी। वो फिर भी आप तक पहुँचेगा, अगर वो दुखी है, वो भूखा है, वो परेशान है, वो आप तक फिर भी पहुँचेगा, लेकिन आप उससे ना हिल जाएंगे थोड़े। तो ये भी एक रिएक्शन है। तो आर्ट को दोनों चीज़ें ट्रिगर करना बहुत ज़रूरी है। होपफुली सीजन 4 ट्रिगर करेगा, शुक्ला जी उसमें और ज्यादा ट्रिगर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। Thanks for थैंक यू, joining. Thank you so much. थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.